हम्म। तो रिदम जो ताल है, जिसे ढोलक की आप सुनेंगे तो कैसे मिलेगी? वो एक उसमें चेंज होता रहता है कि कैसे कुछ आपको ऐसा लगेगा कि वो कंटिन्यू एक जैसा बज रहा है, फिर उसमें अचानक से एक नया मोड़ आएगा कुछ, फिर वैसा बजेगा तो फिर कुछ चेंज कर देंगे। रिदम मतलब रिदम समझ रहे ना आप? रिदम क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? रिदम यस सर। मीन्स की उसकी चाल, रिदम मीन्स उसकी चाल, कि उसकी चाल कैसी है। घोड़े की चाल, हाथी की चाल, आदमी की चाल, महिला की चाल। तो ऐसे ही नाड़ी की भी चाल है। वो चाल आप जैसे चल रहे हो पैदल, तो आप कंटिन्यू चल रहे हो, और अचानक से कुछ गड्ढा आ गया, कोई ऐसी चीज आ गई, तो आपकी जो चाल है, जो रिदम है, वो गड़बड़ हो जाएगी। और ये रिदम है किसके बीच गड़बड़ होगी? जो आप दो पैर रख रहे थे, मतलब एक रखा और अगला रखा, इन दोनों के बीच का जो बैलेंस है, जो बीट है, बीट हम कह सकते हैं। उभार ही तो है वो, उभार मतलब एक पैर रखा और दूसरा उभार के हम उठा के लाए, अगले आगे रख दिया। एक जो ठीक एक फिक्स एक अंतराल पे आप रख रहे हो, टाइमिंग अंतराल, डिस्टेंस का डिफरेंस है ना, उस पे आप रख रहे हो, तो वो गड़बड़ हो जाता है। और वह गड़बड़ ये भी बता देता है उस वो चाल कि नीचे जो आया कुछ भी, या मतलब जो आपके उसमें बीच में जो कुछ भी आया, वह बड़ा था, छोटा था, कैसा था, गड्ढा था, वो ऊंचा था, कि कैसा था, पता चलता है कि नहीं पता चलता? यस सर। भी आप चल रहे हो और बड़ा गड्ढा आ गया, पानी का आ गया, तो आपको क्या करना पड़ेगा? उछलना पड़ेगा, छलांग लगा के पार करना पड़ेगा, नहीं तो। और यदि आप पानी में घुस गए तो आपकी चाल क्या हो जाएगी? धीमी हो जाएगी, नहीं?
चेंज हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? यस सर। आप यस सर। पहाड़ पे चढ़ोगे तो चाल बदल जाएगी। सेम चीज, यही रिद्म हमें नाड़ी में भी मिलता है। रिदम मतलब कि ताल। ताल एक वह लय है जिसे जो लगातार या दो क्रमिक उभारों के बीच का जो समय अंतराल है उसके रूप में परिभाषित किया जाता है। संतुलित, स्वस्थ, सामान्य ताल में समय अंतराल नियमित, बिना रुके और लयबद्ध होता है। मतलब रास्ता संतुलित हो, स्वस्थ हो, वहाँ कोई भी उबड़ खाबड़ ना, बैलेंस हो, प्लेन हो, और वहाँ पर कुछ भी गंदगी या कुछ भी ना हो, और सामान्य ताल, और व्यक्ति भी गड़बड़ ना हो, नहीं तो पता चले यार उसका एक पैर ही नहीं है या चोट लगी हुई है। सामान्य ताल में तो उसका जो पैरों का जो डिफरेंस रहेगा, और उसके माइंड पे भी कोई प्रेशर नहीं है ना, उसको कोई जल्दी भी नहीं है, तो जो उसके पैरों का जो समय, एक पैर रखने के बाद दूसरा जो रखेगा, वो डिस्टेंस और जो टाइम अंतराल है, अंतराल मीन्स डिफरेंस, वो नियमित रहेगा, बिना रुके रहेगा, और लयबद्ध मतलब कि कंटिन्यूटी रहेगी उसमें। इतनी सी बात आप समझ पाए या नहीं समझ पाए? यस जी हाँ सर। तो यही चीज हमें नाड़ी में मिलती है। अब हमें इसके साथ, अच्छा, वास्तव में रिदम देखो क्या है, जैसे घड़ी है, घड़ी आपके पास लगी होगी, तो घड़ी की टिक 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 टिक, हर बार टिक टिक बराबर आ रही कि नहीं आ रही? यस सर। अच्छा, कभी अगर ये कभी जल्दी, कभी देर से और कभी गायब हो जाए, तो यानी कि ताल इसकी बिगड़ गई है, कि घड़ी खराब हो गई है, ये रुक जाए, इसकी टिक टिक ही गायब हो जाए, ये एक ही जगह चिक 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 करती रहे, तो यानी कि घड़ी बिगड़ी हुई है, उसकी ताल बिगड़ी हुई है। और हर बार ये इसमें सेल नया है, सेल सही है, घड़ी ठीक है ना, और सही जगह पे लगी है, तो इसकी जो आवाज है टिक टिक की, वो एकदम सही आएगी। और हेमा जी, वो आपकी वो नहीं आए, वो उनसे एक बार बात करके देखो तो। ठीक है सर, मैं एक कॉल करती हूँ, मैसेज तो छोड़ दिया था मैंने। कौन है? तो वो एकदम सही होगी। तो ताल मीन्स दो धड़कनों के बीच का समय, और यही नाड़ी में मिलता है हमें। तो नाड़ी हमें बताती कैसे है कि आपका दिल कैसे धड़क रहा है। जो नाड़ी हम देखते हैं ना, तो उसमें दिल कैसे धड़क रहा है ये बताती है नाड़ी। आपके वात पित्त कफ कैसे चल रहे हैं यह बताती है। शरीर अंदर से ताल में है या बिगड़ा हुआ है वह बताती है। अब यदि इसमें ताल सही है तो यानी कि सही है, और यदि ताल गड़बड़ है तो अंदर कुछ गड़बड़ है। तो नाड़ी में ताल का जानना, रिदम का जानना बहुत जरूरी है।
मैसेज भी भेज दिया था। ओके जी। वैसे मैंने भी कल उनको बताया था सुबह कि 5 बजे के आसपास आप आ जाएं। कोई नहीं, आ जाएंगे। वैसे मैंने उनको जोड़ दिया था इसमें भी, दोनों जगह, ग्रुप में भी और यहाँ भी। जैसे वो बोल रही थी कि कल मैं क्लास लेके देखूंगी मेरे को समझ आएगा कि नहीं, नया कॉन्सेप्ट है उसके लिए, तो मैं इस हाँ, नहीं, हिसाब से मैंने भी उनको ज्वाइन बोला कर। था। मैंने कहा लाइफ में हर एक कंसेप्ट नया होता है। भी हमारे लाइफ में पुराना कॉन्सेप्ट कौन सा होता है? आप स्कूल गए, बताओ नया कॉन्सेप्ट था कि नहीं? यस सर। जिस दिन पहले दिन गए नया कॉन्सेप्ट था। जब आप जैसे जैसे उसमें हर दिन जाते गए तो एक नया कॉन्सेप्ट। आपने पहले एनआर लिखना सीखा, एबीसीडी लिखनी सीखी, फिर क्या किया मैडम ने, एक दिन जो है ना सिक लीव की एप्लीकेशन लिखवा दी, तो नया कॉन्सेप्ट है। फिर आप सेकंड क्लास में हो गए, सेकंड क्लास में नया और नया कॉन्सेप्ट आ गया, क्वेश्चन याद करना, आंसर याद करना। फिर आप और क्लास में गए, 10th में आ गए, वहां और भी नया कॉन्सेप्ट मिला। 11th और 12th में तो बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट मिला। फिर किसी ने एमबीबीएस किया तो एकदम नया कॉन्सेप्ट हो गया। तो पुराना कॉन्सेप्ट कहाँ मिलता है भाई? यदि कोई टीचर है तो उसको हर एक नया बच्चा मिलेगा, नया कॉन्सेप्ट है उसके लिए। यदि आप डॉक्टर हैं तो आपको नया कॉन्सेप्ट मिल रहा है, नए 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 पेशेंट मिलेंगे, उसके हर एक की अलग खास बात होगी। और ये आप डेली देखते ही हो। तो कंसेप्ट हमेशा नया होता है, ओल्ड कंसेप्ट पे नहीं होता। यदि आप कुछ कर रहे हो तो आप रेगुलर नया करोगे, और यदि नहीं कर रहे हो तो आप मतलब फिर इसका मतलब कंसेप्ट नया हो ही नहीं सकता। अब पता है किसी को बैठ के डेली ताश खेलने हैं, एक ही कंसेप्ट है, डेली जाना है और ताश खेलना है। जैसे शरीर में, नाड़ी में आपकी ताल लगातार एक ही कॉन्सेप्ट पे चल रही है, कंटिन्यू, बराबर दूरी पे धड़क रही है, ना रुकती है ना कूदती है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, बिल्कुल एकदम बराबर। ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है कि आपकी रिदम एकदम बराबर है, कोई नयापन नहीं आया, नया कॉन्सेप्ट नहीं आया? तो ऐसा इसलिए होता है कि आपकी चीजें मिलकर सही काम कर रही हैं। और कितनी चीजें? 4 चीजें। कितनी चीजें? 4 चीजें आपकी मिल करके एकदम सही काम कर रही हैं। और ये 4 दोस्त हैं जो आपकी नाड़ी को चलाते हैं। इनके साथ कुछ छोटे मोटे और भी आ जाते हैं, वो भी, लेकिन ये 4 ही मतलब प्रधान हैं। कौन? प्राण वायु, व्यान वायु, अवलंबक कफ, और साधक पित्त। प्राण वायु का काम है नाड़ी को चलाना। जो नाड़ी चलती है ना, ये प्राण वायु की वजह से चलती है। व्यान वायु, व्यान वायु का क्या काम है? पूरे शरीर में फैलाना। कफ भाई साहब की अवलंबक कफ
इसका काम है स्थिरता देना। और साधक पित्त है जी, बोले कि साध लो अपने आप को। और साध लिया, जिसने अपने आप को साध लेता है उसका दिल कंट्रोल होता है। इनके नाम से ही आप जो है ना पहचान सकते हो इसका काम क्या है। साधक मतलब साधना, जो अब साध लेगा उसका दिल कंट्रोल में रहेगा। अब लंबा नहीं जाने दूंगा भाई, स्थिर कर दिया उसने। व्यान, व्यान का मतलब है कि व्यान मतलब जो पूरा फैल जाए, व्यान मीन्स प्राण, प्राण चल रहे हैं तो नाड़ी चल रही है। ये चार चीजें मिलकर के आपकी, ये जो चार दोस्त हैं ये मान सकते हो, तो नाड़ी सुंदर चलती है, अच्छी चलती है, ताल बिगड़ती नहीं है। लेकिन ये बिगड़ती कब है? जब वात बिगड़ता है। चाल कब बिगड़ती है ताल? जब वात बिगड़ता है। क्यों? क्योंकि वात ही मूवमेंट है, वात ही रिदम बिगाड़ता है, वात का खेल है। और यदि मतलब कफ ने वात को रोक लिया तो क्या होगा? कफ ब्लॉकिंग वात, तो नाड़ी कैसी प्राण में लगेगी? अवरोध। हाँ, नाड़ी कैसी लगेगी? नाड़ी धड़कन चल रही है, लेकिन अभी उसने ब्लॉक कर लिया ना, तो क्या होगा? प्राण में अवरोध हो जाएगा तो। हाँ, धड़कन चल रही है लेकिन हर तीसरी या चौथी धड़कन गायब हो जाएगी, प्राण में अवरोध हो जाएगा। उसकी तीसरी या चौथी कोई एक धड़कन गायब हो जाएगी। जैसे एक दो बीट आई फिर गायब, चार पांच आई फिर गायब, फिर सात। ठीक है। मान लो आपकी बाइक सड़क पर जा रही है, आपकी बाइक सड़क पर जा रही है, तो बाइक क्या हुई? बाइक चल रही है ना, बाइक क्या हुई? वात। और अचानक से कीचड़ यानी कि कफ आ गया, बाइक क्या है? वात। और वो चल रही है और अचानक से कीचड़ यानी कि कफ आ गया, तो बाइक क्या करेगी बताओ? बाइक चल तो रही है लेकिन बार बार फिसलेगी। फिसलेगी कि नहीं फिसलेगी?
यस सर। यस सर। तो ऐसे ही नाड़ी में होता है। तो उसकी जो कंटिन्यूटी थी वो गड़बड़ हो जाएगी। तो उसकी ताल गड़बड़ होगी कि नहीं? यस सर। यस। इसका मतलब क्या हुआ? शरीर में क्या हुआ? शरीर में कफ बढ़ा हुआ है, वात दबी हुई है, यानी कि कीचड़ ज्यादा हो गया है, उसकी चाल दब गई है। क्योंकि कफ वात को रोकता है और कफ पित्त को भी रोक सकता है। लेकिन वात ही एक ऐसा दोष है जो पित्त और कफ को आगे धकेल सकता है, ये भी याद रखें। जब कफ वात को रोक सकता है, क्यों रोक सकता है? जब कफ ज्यादा हो जाए, और जब कफ ज्यादा हो तो पित्त को भी रोक सकता है। भाई, जब मान लो कीचड़ इतना है कि बाइक स्लिप हो रही है, तो उसकी स्लिप करा सकता है, उसकी कंटिन्यूटी चाल को रोक सकता है। लेकिन पित्त को भी तो रोक सकता है ना, जो उसका उछाल है, जो उसकी इंजन की पावर, उसको भी तो। लेकिन बात ही बाइक की चाल ही ऐसी है जो उस कफ को भी फाड़ के निकल जाएगी। बाइक अच्छी हो, मतलब यानी उसकी वो बात अच्छी हो, चाल तेज है उसकी, बात चाल बढ़ी हुई है, तो कीचड़ होगा तो भी निकल जाएंगे। एक बात दोष ही तो ऐसा है। पित्त और उसको आगे धकेलने का काम करता है, मतलब। भी बिना वात के कफ और पित्त आगे थोड़ी ना चल सकते हैं। हमने पढ़ा था ना कि वात इंजन है। यस सर। हाँ। अच्छा, ये हमने देखा कंटिन्यूटी और कफ का। एक और केस समझते हैं। इरेगुलरली इरेगुलर। देखो, हमने यहाँ
आपको फिर इसमें दोनों में डिफरेंस बता। इरेगुलरली इरेगुलर हो मतलब नाड़ी कैसी होगी, इरेगुलरली इरेगुलर। इरेगुलरली मतलब लगातार, इरेगुलर मतलब अनियमित है, कि अनियमितता के साथ अनियमित है। अर्थ समझे क्या आप? इरेगुलरली इरेगुलर है, इसका मतलब समझे क्या? यस सर। तो फिर से दोहराए। इरेगुलरली इरेगुलर, कोई नाड़ी की चाल है वो चल रही है, वो इरेगुलर तो है, मतलब इरेगुलर मीन्स अनियमित, यानी कि उसकी जो बीट गायब हो रही है। देखो दो फर्क बताता हूं आपको। जैसे मान लो हर एक 5 बीट के बाद आपकी चाल गायब हो रही है। नाड़ी में 1 2 3 4 5 5 धड़कन आई और उसके बाद आपकी 1 धड़कन 2 धड़कन गायब हो गई। फिर से 5 आई, फिर 1 धड़कन गायब हो गई, फिर 5 आई, 1 धड़कन गायब हो गई। देखो एक क्या चीज है इसमें, एक रेगुलरिटी है। रेगुलर क्या है कि 5 के बाद 1 गायब, 5 के बाद 1 गायब। और इरेगुलरली इरेगुलर, यानी कि ना ये पता कि 5 के बाद रुक रही है, कभी 3 के बाद रुक रही है, कभी 2 के बाद रुक रही है। कैसी होगी देखो, इरेगुलरली रेगुलर में नाड़ी कैसी होगी, कभी तेज, कभी धीमी, कभी रुक जाए, कोई गिनती नहीं। मैं इरेगुलरली इरेगुलर का एक एग्जांपल आपको और, अस्थमा का पेशेंट देखा है आपने? अस्थमा का पेशेंट, यस सर। जब उसको अस्थमाटिक अटैक पड़ा हो तो उसको जो ब्रीदिंग का जो प्रोसेस होगा वो इरेगुलरली इरेगुलर होता है, उसका पैटर्न नहीं होता कोई भी। मतलब जैसे घड़ी में यदि हम देखें 1 2 3 4 गायब, 5 6 गायब, 7 8 9 10 11, फिर अगली बीट गायब।
1, फिर 12, 13, 14 गायब। समझ में आई बात? कि यस यानी सर। कि कभी तो 4 धड़कन के बाद गायब हो रही है बीट, और कभी 2 बीट्स के बाद गायब हो जाए, और कभी 3 बीट के बाद गायब हो जाए, और कभी कभी 1 के बाद ही गायब हो जाए, कभी गायब ही ना हो, और कभी तेज चल पड़े, कभी मंदी हो जाए, कभी सही चल रही है, कभी ना चल रही। इसे कहते हैं इरेगुलरली इरेगुलर। मतलब कि कोई ठिकाना नहीं है भाई, इरेगुलरिटी तो है, मतलब बीट गायब तो हो रही हैं, लेकिन कितने देर के बाद गायब हो रही हैं, यह भी अनियमित है। देखो, धड़कन कना कंटिन्यू धड़क रही है तो यानी कि रेगुलरिटी है, और वो कंटिन्यू नहीं धड़क रही तो वो डिसकंटिन्यू है, इरेगुलर बोलेंगे उसको। समझ रहे हो? और इरेगुलरिटी में भी एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये बाइक जो चला रहे थे, इस बच्चे ये जो है ना, ये 2 बच्चे बाइक छीन कर ले जाएं, उस बाइक को छीन ले जाएं 2 बच्चे, तो क्या होगा? एक्सीडेंट होगा कि नहीं होगा? भाई 2 छीन के ले गए, वो बाइक कफ, उसमें क्या आ गया था? कफ आ गया था, तो उसके बाद बाइक स्लिप हो रही थी, तो और ये भगा छीन के ले जाएंगे तो क्या होगा? एक्सीडेंट करेंगे भाई। मतलब कि नाड़ी की धड़कन में कोई पैटर्न नहीं है। ऐसे ही 2 बच्चे यदि बाइक छीन के ले गए तो उनकी कोई पैटर्न नहीं है कि किधर जाना है, कौन सी साइड चलना है, कितनी भगानी है। वो पीछे भी देखेंगे, भगाएंगे भी, कभी उस गली में घुसाएंगे तो एक्सीडेंट करेंगे वो पक्का। कोई पैटर्न नहीं है उनका। ऐसा क्यों? क्योंकि वात और पित्त दोनों बिगड़े हुए हैं। इरेगुलर बीट में वात और पित्त दोनों बिगड़े हुए हैं, दोनों ही भागने वाले दोष हैं। बाइक भाग रही थी, वात था, उसके ऊपर और बैठा दिया वो दूसरा जो पित्त था, वो उछलने वाला जो उसको उछाल रहा था वो। क्योंकि पित्त का गुण क्या है? पित्त ही तो उछालता है। उछालता कौन है? पित्त। अब जो बाइक को उछाल कौन रहा था? जो ड्राइवर। और उसको वो छीन के भाग गया, वो चेंज हो गया। तो अब दोनों ही गड़बड़ हो गए। बात कैसे गड़बड़ हो गया कि बाइक की चाल चेंज हो गई। तेज करेगा, भगाएगा, मंदी करेगा, है ना? कभी कट मारेगा, कभी कोई आगे से पुलिस वाले आ गए तो उससे बचाएगा, और कुछ करेगा, और उसके ऊपर जो बैठा था वो भी। तो दोनों ही बिगड़ गए कि नहीं बिगड़ गए? यस सर। क्या मैं आपके वहां तक पहुंच पा रहा हूँ जहां तक समझ में आनी चाहिए वो बात? यस सर। अच्छा, ये स्थिति मिलती कहाँ पर है, ये भी तो पता होना चाहिए ना। आज की मॉडर्न साइंस में एट्रियल फ्लटर या एट्रियल फाइब्रिलेशन, आर्टरी जो है वो आपकी फ्लटर हो रही हो, या फिर
फाइब्रिलेशन हो रहा हो उसमें, यानी कि दिल की धड़कन पागल हो जाए। और ये सबसे खतरनाक संकेत है जी। इरेगुलर नाड़ी पर आपने उंगली रखी और आप ये देख रहे हो कि उसकी जो नाड़ी पल्स है ना, आप सब अपने अपने हाथ पर जो है ना अपनी तीनों उंगलियां रखिए, ठीक है, और आंख बंद करके अपनी नाड़ी को महसूस करना है। आप पहले सुपरफिशियल लेवल पे रखिए। सुपरफिशियल लेवल मतलब कि बिना दबाए, केवल इतना सा दबाना है कि आपको बीट महसूस हो जाए और तीनों उंगलियां बराबर रखनी है। आंख बंद करिए और उंगली को एक बार थोड़ा सा दबाइए और फिर ढीला छोड़िए, दबाइए, ढीला छोड़िए, दबाइए, ढीला छोड़िए। अब धीरे धीरे प्रेशर के साथ बिल्कुल एकदम डीप में चले जाइए। ब्लॉक कर दीजिए, पूरी नाड़ी को ब्लॉक कर दीजिए। अब लूज करिए, धीरे धीरे लूज करिए। फिर से दबाइए, छोड़िए। जहाँ वहां पर रखिए उंगलियों को जहां आपको धड़कन महसूस हो रही है। अब 1 मिनट तक नाड़ी को फील करिए कि आपकी जो रिदम है वो कंटिन्यू है कि टूट रही है। आप देख रहे होंगे कि आपकी जो नाड़ी की जो गति है वो कंटिन्यू एक जैसी है। यदि किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है तो गड़बड़ हो सकता है रिदम। और यदि किसी की यही जो बीट आपको जो कंटिन्यू मिल रही है, आप फील करिए उसको कि कुछ 2 के बाद गायब हो रही है, कभी 4 के बाद गायब हो रही है, कभी 5 के बाद गायब हो रही है। तो ये जो एट्रियल फ्लटर, यानी कि जो हृदय की धड़कन धड़कन वो गाना सुना है ना, धड़कन धड़कन है, वो धड़कन पागल हो गई है। उसको यही नहीं पता कि कहाँ से धड़कना था, कब धड़कना था, कब रुकना था। सेम उस प्रकार से कि कोई नया नया मेरे जैसा सिंगर हो, गाना गाने लगा हो और वो उसे यही नहीं पता चलेगा अब जो ढोलक की ताल है कब बोलना है, कब गाना है और कब तेज बोलना है, कब धीमा बोलना है। तो ऐसा यदि है
तो यानी कि उसके वात और पित्त दोनों बिगड़े हुए हैं। ठीक है जी। और यदि जो पहले वाला था वो था रेगुलरली इरेगुलर, वो क्या था? रेगुलरली उसमें क्या होगा? कफ ब्लॉक। अच्छा, एक और केस देखते हैं। यहाँ तो वात और पित्त गड़बड़ हो गए, और पहले में क्या था कि कफ ने वात को ब्लॉक कर लिया था। ठीक है, यानी कि पहले में केस क्या था कि बाइक कीचड़ में घुसा दी तो स्लिप हो रही थी। दूसरे केस में क्या हो गया? बाइक को कौन ले गए? छीन ले गया कोई। एक और केस देखते हैं। जब पित्त ने वात को रोक दिया, पित्त ब्लॉकिंग वात, पित्त ने वात को रोक दिया, तो नाड़ी कैसी होगी जी? बताओ। जब पित्त वात को रोक दे, यानी कि पित्त ने वात को पीछे कर दिया, बोले कि तू मेरे पीछे आ जा ना, उसको पकड़ लिया, तो वात तो छुड़ाने का कोशिश करेगा ना, तो क्या होगा? अच्छा, वहां पे उसको ब्लॉक कर दिया तो जो क्या होगा बताओ? वो गर्म होगी कि सर, नहीं गर्म होगी? होगी कि नहीं होगी? यस सर। अच्छा, अनियमित होगी कि नहीं होगी? यस सर। उछलेगी कि नहीं उछलेगी? यस सर। और कभी जोर से तो कभी अचानक नीचे गिर जाएगी, क्योंकि जोर लगाया तो पित्त, और अचानक से गिर जाएगी, वो थक जाएगी। और जब पित्त वात को रोक लेगा तो अंदर हीट ज्यादा हो जाएगी। पित्त वात को रोक लेगा तो अंदर हीट ज्यादा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो पित्त का गुण होता है गर्म होता है, और हवा उसको ठंडा कर देती है, लेकिन हवा को तो बंद कर दिया जी। समझ आई बात? हवा को तो क्या कर दिया? बंद कर दिया। पित्त अकेला खड़ा है वहां पे, उसको रोक के, तो क्या कर देगा? वो गर्म कर देगा, क्योंकि उसका गुण है उष्ण। याद है ना, पित्त का गुण उष्ण है, यस सर। तो वो उसको गर्म कर देगा, तो क्या हो जाएगा आदमी के अंदर? अंदर हीट हो गई तो इन्फ्लामेशन, अंदर इन्फ्लामेशन हो जाएगा, इरिटेशन हो जाएगा।
आया कि नहीं आया समझ? यस। 3 ही चीज है। और इसमें और एक और आपको मैं बताता हूँ। जब एक केस और है, मान लो वात ने वात को ही रोक दिया हो। वात वात को ही रोक दे, वात ब्लॉकिंग वात, यह सबसे कमजोर स्थिति है। और नाड़ी कैसी मिलेगी? बहुत तेज, बहुत हल्की, कमजोर, बिखरी हुई। कैसे होगा कि कभी तो एकदम वात के स्थान पे, कभी तो बहुत तेज मिलेगी, कभी बहुत हल्की मिलेगी और कमजोर मिलेगी, बिखरी हुई, पूरी फैली हुई मिलेगी। जैसे बुझती हुई मोमबत्ती, देखा है ना? बुझती हुई मोमबत्ती कभी तो धीमी चलेगी, कभी एकदम भपकेगी, धधक धधक करेगी, फिर वो बिखरेगी, कभी कभी सही से जलेगी। देखिए कभी बुझती हुई मोमबत्ती कैसे जलती है। यानी कि उस व्यक्ति में अत्यधिक कमजोरी है, कोलैप्स हो रहा है, कुछ शोक की ओर है वो व्यक्ति। एक बात याद रखो कि यदि बराबर ताल है, बीट गायब नहीं हो रही हैं, तो शरीर संतुलित है। और 3-4 बीट के बाद यदि गैप आ रहा है तो कफ ने वात को रोक रखा है। ठीक है? यानी कि उस व्यक्ति का ट्राइग्लिसराइड वगैरह, एसजीओटी, पीटी वगैरह बढ़ा हुआ है। और यदि वात पित्त मतलब पूरी गड़बड़ है, वात पित्त, तो दिल खतरे में है। आया कि नहीं आया समझ में, या फिर से बताऊं? ये लास्ट वाला 2 लाइन वापिस से बताइए। 3-4 बीट के बाद यदि गैप रुक रहा है, गैप हो रहा है, तो कफ ने वात को रोका। और पूरी गड़बड़ कब होती है? जब वात प्लस पित्त दोनों मिलकर के दोनों में गड़बड़ होती है, तो दिल खतरे में है। और यदि अगला यानी कि वात ही वात को रोक दे, तो बहुत कमजोरी आ जाएगी उसको। कोलैप्स हो जाएगा, शॉक लगेगा उसको। फिर से बताता हूँ। ताल समझ आना बहुत जरूरी है। इरेगुलरली नहीं सॉरी, रेगुलरली इरेगुलर पल्स। देखो तीनों पल्स इंडेक्स, मिडल और रिंग पर आती हैं। लेकिन जब आप ये देखते हैं कि हर एक दूसरी पल्स के बाद तीसरी पल्स एब्सेंट है,
तो हर एक थर्ड पल्स के बाद, थर्ड बीट के बाद चौथी बीट मिसिंग है। यानी कि हर 2 बीट के बाद या 3 बीट के बाद या 4 बीट के बाद। मतलब कोई चीज एब्सेंट हो रही है तो रेगुलरली इरेगुलर, मतलब वो कंटिन्यू कि 3 के बाद है कि 2 के बाद है या 4 के बाद है, यानी कि एक फिक्स है। जैसे कोई बच्चा मान लो पॉकेट मनी ले रहा है और वो हर संडे को लेता है, तो यानी कि 6 दिन के बाद उसकी बीट आ रही है ना, समझ रहे हो? जैसे बच्चा जैसे स्कूल जाता है, वो हर 6 दिन के बाद एक छुट्टी आ रही है। बात समझ में आई? संडे को उसकी छुट्टी आ रही है, तो यानी कि उसकी कंटिन्यूटी थी, क्या थी? स्कूल जाना। क्लियर? लेकिन उसकी लेकिन कंटिन्यू मिस कब हुई? संडे के दिन। तो वो जब आप देखेंगे कि हर एक संडे को और बाकी की मतलब छुट्टियां नहीं है, ठीक है, केवल संडे की छुट्टी होगी भाई, तो उसे बोलते हैं रेगुलरली इरेगुलर रिदम। और ये रिदम मैंने आपको बताया था, प्राणवायु। प्राणवायु मतलब ऑक्सीजन, प्राणवायु मतलब ऑक्सीजन। व्यान वायु, व्यान वायु पूरे शरीर का जो संचरण सिस्टम है, पूरे शरीर में फैलाने का जो काम है वो करता है। और मैंने बताया था तीसरा दोस्त कौन सा? अवलंबक कफ। अवलंबक कफ आपका हार्ट में रहता है। जो हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन और जो रिलैक्सेशन का जो काम है ना, वो अवलंबक कफ का काम है। हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा, रिलैक्स होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, रिलैक्स होगा, वो अवलंबक कफ का काम है। साधक पित्त, साध लिया, हार्ट कंट्रोल में रहता है। और इसका कारण क्या है? क्या बताया था? वात इज आउट ऑफ कंट्रोल। भैया आपने कीचड़ में घुसा दी और इतनी तेज स्पीड कर दी कि वो फिसल ही रही है, या कफ इतना बढ़ जाए कि वात के मार्ग को अवरुद्ध कर दे वो, यानी कि कफ के द्वारा वात का अवरुद्ध होना। ये किस बीमारी को इंडिकेट करेगा? साइनस एरिथीमिया। साइनस एरिथीमिया होता क्या है इसमें? जो इम्पल्स ऐसे नोड से ना होकर के एवी नोड से जाती हैं। ठीक है, इतनी सी बात आई कि नहीं आई समझ में? सर एक बार फिर रिपीट कीजिए ना ये जो इम्पल्स को। इम्पल्स ऐसे नोड से ना होकर के एवी नोड से उत्पन्न होती हैं।
ऐसे नोड क्या है और एवी नोड क्या है? कौन बताएगा? साइनोएट्रियल नोड सर, जो हार्ट का जो उसमें होता है ना, और एवी है एट्रियल वेंट्रिकल नोड, जो उसमें जो वो सेंसर लगे होते हैं हार्ट में। हार्ट का जो नेचुरल पेसमेकर होता है, नेचुरल पेसमेकर होता है, वो ऐसे नोड होता है। ऐसे नोड मतलब साइनो एट्रियल नोड। ठीक है। इम्पल्स की जो शुरुआत होती है वो ऐसे नोड से ही होती है, और वहां से फिर एवी नोड में जाता है। ठीक है। लेकिन यदि इम्पल्स ऐसे नोड से ना हो करके, यानी कि जो प्राकृतिक पेसमेकर है वहां से ना होके एवी नोड से शुरू हो जाए, तो क्या होगा कि ऐसे नोड या तो काम नहीं कर रहे हैं, या जो ऐसे नोड से एवी नोड में जाना चाहिए था, जो उधर का जो मतलब रास्ता था, वो चैन क्या हो गया है, वो चैनल ब्लॉक हो गया है। ऐसे जो आपका ऐसे नोड से जो निकलता है, जो चलता है, पी वेव चलती है। सबसे पहले जो इसमें जो आता है वो पी वेव चलती है। देखा होगा ना आपने, उसमें क्या बोलते हैं, ईसीजी में लाइनें होती हैं कुछ PQRS, है ना? वो जो शुरू होती है वो पी वेव शुरू होती है सबसे पहले। और आप नाड़ी में कैसे जानोगे, वो मैंने आपको बताया। और यदि ये कंडीशन मिलती है तो उसका बीपी भी कम होता है। हार्ट रेट नहीं, सॉरी, बीपी नहीं, हार्ट रेट जो होती है वो कम होती है, उसकी 40 से 60 होती है। पी मीन्स प्रार्थना, ऐसा समझ लो, पी मीन्स प्रार्थना। और प्रार्थना होगी जी ऐसे नोड से। ऐसे नोड मतलब जब सब आ जाएंगे, S4 सब, A4 आ जाएंगे, जब सब आ जाएंगे तो प्रार्थना शुरू होगी। और वो प्रार्थना सब ना आ करके एवी नोड, वो आया ही नहीं भाई, और शुरू कर दी, तो गड़बड़ हो जाएगी ना। जो आया ही नहीं और फिर प्रार्थना शुरू होगी तो रिश्तेदार क्या हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे। समझ आई कि नहीं आई? यस। हेलो। यस सर, सुनाई दे रहा सर। समझ आई कि नहीं आई? यस सर। यस सर। कि ताल का समझ में आना बहुत जरूरी है। कोई नहीं, कल हम ये आपको जो है इरेगुलर जो है उसका भी और थोड़ा सा डिटेल में, और जो है और एग्जाम्पल के साथ इसको और देखेंगे, है ना?
तो आपको फिर से समझ में आ जाएगा और थोड़ा-सा। और आप इसको देखिएगा एक बार फिर से, जो आपने नोट्स बनाए या वीडियो को इसको एक बार फिर से सुन लीजिएगा, तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। जी हाँ सर। ओके सर। ठीक है? तो एक बार और सुन लेंगे ना, तो ही समझ में आ जाएगा। ठीक है। और जब ना समझ आए, तो एक बार जो पढ़ा, जो लिखा, वो ठीक है, और अपनी नाड़ी को पकड़ा और उसको चेक करिए कि इरेगुलर है, हार्ट बीट गायब हो रही है, नहीं है। इससे इसका प्रैक्टिकल जो होता है ना, वो एक स्वस्थ आदमी होना चाहिए और एक बीमार आदमी होना चाहिए। मतलब जिस भी नाड़ी का हमें डिफरेंस दिखाना हो, समझाना हो, उसके लिए एक स्वस्थ व्यक्ति हो और एक बीमार व्यक्ति, उस रोगी, उस बीमारी का, और दोनों का यदि उसमें डिफरेंस दिखा दिया, तो तुरंत से समझ में आ जाता है। लेकिन मैं वो हमारे पास रोगी तो नहीं है, लेकिन डेली लाइफ के या रूटीन के एग्जाम्पल्स से मैं जो है आपको डिफरेंस दिखाने की कोशिश करता हूँ कि ये डिफरेंस है इसमें और इसमें। ठीक है? अब मैं उसमें कहाँ तक क्या कर सकता हूँ, वो मतलब आपके कहाँ तक पहुँचा, वो तो आप जानते हो। ठीक है जी। थैंक यू सर। ओके, तो चलिए कल इसमें इसमें ही थोड़ा सा और आगे चलते हैं, सर है ना? हाँ नमस्ते जी, सर। हाँ जी, नमस्ते। और पित्त में पित्त में कफ है तो क्या है सर? एक पेशेंट है तो पड़ा हुआ था, फिर आपसे रिपीट करना चाहते, सुनना चाहते हैं। आ, पित्त में कफ है, जी। मतलब कैसे पता चला आपको? जैसे एक ही एक उंगली में पित्त, बात कफ, पित्त कफ होता है ना कर्वेचर में, जो एंडिंग जो प्रॉक्सिमल में वो मिला, कफ का उसमें धड़कन मिला, जैसे हम्म। पित्त के हाँ, मिल प्रॉक्सिमल सकता है, एरिया कोई में। बड़ी बात, मिल सकता है। जी ठीक है। जी जी जी। मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि आपको कैसे पता चला? नहीं, मैं उस जगह जो लास्ट में इन में है ना, वहां पर पता चला। अच्छा, चलो कोई नहीं। अभी उसमें आप देखो, उसके गुण जानिए। जी। पित्त में कफ मिल है, यानी कि पत्त प्लस पित्त प्लस कफ, पित्त कफ। ठीक है? पित्त या में। कफज पित्त जी कंडीशन हो गई है ना? हाँ। तो शरीर में क्या होगा? देखो, पित्त भी गड़बड़ है जी। और कफ भी गड़बड़ है। जो पेशेंट है ना सर, न्यूरोजिलिया नहीं, क्या? अरे सुनिए सुनिए, आप बीमारी को छोड़िए, जी कोई बीमारी नहीं होती है कुछ भी। ये बात आप समझ लीजिए कि एक्स वाई जेड कोई बीमारी नहीं होती है। हमने केवल नाम दे जी सर। रखा है, शरीर नहीं बताता है कि ये बीमारी है, उसका नाम नहीं बताता कभी भी। पता है क्या क्या आपको उस नाड़ी ने नाम, कि ये नाम है इसका, बीमारी इसका? नहीं, बस जानना चाहती हूँ सर। अरे सुनो तो ना, आप जानना चाहते हैं, एकदम सही बात है, लेकिन मैं भी तो आपको समझाना चाहता हूँ। जी सर। मेरी भी कोशिश क्या है कि वो समझ में आए। और सबसे अच्छी बात ये आपके लिए सैल्यूट, क्या बोलते हैं उसको,
हाँ, मतलब आपके लिए बेस्ट ऑफ मतलब आप पेशेंट को देख करके आप क्वेश्चन पुट करते हैं। जी इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं और कोई नहीं करता। आप मतलब इसका ये क्या शो करता है कि आप उसको डेली लाइफ में अप्लाई कर रहे हो। ये इंडिकेट क्या जी करता है सर। कि आप डेली लाइफ में अप्लाई कर रहे हो उसको, यानी कि आप उसको प्रैक्टिकल बेस पे सीख रहे हो। अब समझते हैं इस चीज को थोड़ा सा, क्या आएगा बॉडी में, फीलिंग क्या आएगा, क्या होगा। देखो, पहली चीज, पित्त का जो गुण होता है जी वो होता है गर्मी देना, है ना, जी तीक्ष्णता। पित्त का जो मूल गुण है, मेटाबॉलिज्म को बढ़ाना। यस और नो? जी जी सर। डाइजेशन को ठीक रखना, पित्त का ही तो गुण है। जी जी सर। और कफ का गुण है शीतल, स्निग्ध, भारी, पिच्छिल, चिपचिपा, जी है ना। जी सर। अच्छा, अब पित्त पर कफ चढ़ गया जी तो वहां तो पित्त तो है ना, गर्मी तो है ही। जी अच्छा, कफ चढ़ गया भाई साहब, बताओ भारीपन आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। जी सर। अच्छा, चिपचिपी प्रकृति हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, क्योंकि पित्त का उसका उसका गुण क्या है, कफ का, पिच्छिल, चिपचिपा। जी सर। अच्छा, अब उसके सिस्टम से जानते हैं कि डाइजेशन में गड़बड़ होगी कि नहीं होगी। बहुत होगी। होगी ना, क्योंकि जी भारीपन आ गया है वहां पे, जो उस खाना खाया लेकिन भारीपन, क्योंकि पित्त काम नहीं कर रहा भाई साहब। अब भारीपन आएगा तो गैस भी होगी, खट्टी डकार भी आएंगी, सीने में जलन भी होगी, चिपचिपा म्यूकस भी आएगा स्टूल में। और ये मन पे क्या करेगा, चिड़चिड़ापन आ जाएगा, सुस्ती आएगी, काम में मन नहीं लगेगा, जब कोई परिवार वाला भी बोलेगा तो भी गुस्सा आएगा। क्यों? क्योंकि पित्त गड़बड़ है। और स्किन में मतलब वहां पे आपको क्या होगा कि कफ भी दिखेगा, मतलब पित्त गड़बड़ है ना, तो पित्त गड़बड़ होने से क्या होगा, पिंपल्स टाइप में, मतलब छोटे छोटे कुछ ऐसे हो सकते हैं स्किन पर। उसको स्किन की प्रॉब्लम आ सकती है यदि उस लेवल पे पहुंच गया तो वो छोटे छोटे कहीं पे दाने हो सकते हैं, उसमें व्हाइट हेड हो सकता है, पस वाले हो सकते हैं, या ऑयली स्किन भी हो सकती है, उसकी स्किन से ऑयल वगैरह, या लाल लाल पैच हो सकते हैं। स्टूल जब आप देखेंगे तो स्टूल उसका चिपकने वाला होगा। उनसे पूछना कि आपका मल जो है वो चिपकता है क्या, ठीक से साफ नहीं होगा। और ये एक और पता करना कि उनके कफ निकलता है क्या स्टूल में, मतलब उसके साथ पतला एक लार टाइप का निकलता है क्या। क्यों? क्योंकि पित्त का जो काम था वहां पे कफ भी घुस गया ना उसके साथ में। और जीभ आप देखेंगे ना तो उसकी थोड़ी लाल होगी, उसके ऊपर सफेदी भी होगी। क्यों होगी? क्योंकि लाल तो है पित्त की वजह से, कि उसमें गड़बड़ है। सफेद क्यों है? क्योंकि वहां पे क्या आ गया है, कफ आ गया है। ठीक है। और कुछ पीलापन भी आएगा। पल्स में क्या मिलेगा आपको, पित्त की गति, मतलब तेज तो होगी लेकिन वहां पे थोड़ी सी वार्म भी होगी, लेकिन गर्म वो हैवी भी होगी वो, मतलब गाढ़ी होगी, फैल के चलेगी। अब इसमें जो ऑर्गन्स पे जो दिक्कत आती है वो क्या होगा, एसिडिटी होगी, इंडाइजेशन होगा, एक्ने, पिंपल्स, इन्फेक्शन आ जाएगा, फैटी लिवर हो जाएगा, एलर्जेटिक कंडीशन आ सकती है, एसिडिक कंडीशन आ सकती है, कॉन्स्टिपेशन, हैवीनेस आ जाएगा।
जी सर। सर कल जीप मैंने भेजी थी ना उनका। हाँ, तो अभी आप देखिए ना उस जीप जीप ऐसी है कि नहीं। आपने जो बोला वो जैसे मतलब एक रेखा उस कफ वाली जैसा, जैसे हाँ। व्हाइट वाला है। हाँ। हम्म। और राइट साइड में फूला हुआ जैसा कुछ था सर। हाँ, देखो, अब इनको क्या बताया आपने, न्यूरोलॉजिया है ना। जी जी जी। ट्राइजेमिनल न्यूरेजिया। हाँ, ठीक है। अब इस मतलब ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजिया मतलब यानी कि एक ये क्या होता है, एक चेहरे की एक नस होती जी है ना। और उसमें जी ऐसा महसूस होता है कि बिजली के जैसा झटका लग रहा है। जी सर। चेहरे की सेंसरी नर्व की बीमारी होती है ट्राइजेमिनल, ट्राई मतलब ट्रिगर हो रहा है। अचानक से बहुत तेज झटका सा महसूस होगा, चुभेगा, बिजली के जैसा झटका आएगा, और ये 1-2 सेकंड या 1-2 मिनट में ऐसा हो सकता है। ऐसा ही हो रहा होगा। जी सर, वो मतलब दवा लेती है तो उसका थोड़ा होता है वो, मतलब हवा से भी उसका वो दुखता है उसका चेहरा, हवा हाँ। के स्पर्श से भी। अच्छा, ये एक तरफ राइट में है कि लेफ्ट में है उनको? लेफ्ट में है सर। लेफ्ट में है। और आँख के ऊपर है कि गाल पे, अपर लिप्स पे, नाक पर है कि लोअर जा में, दाढ़ में, ठुड्डी में, कहाँ है? नहीं, वो उसमें चीक में, गाल में, गाल में, गाल में है। गाल से ऊपर जाता है। गाल से ऊपर जाता है, ऊपर अपर लिप में भी आता है, नाक में भी आता है क्या? नहीं, वो तो नहीं बोला है, वो खाली वो ऊपर जाता है, मतलब टेम्पररी जो उसमें जाता है, लोब हवा में लगने जाता पे, है। ब्रश करने पे ऐसा होता होगा। जी, ब्रश करने से तो नहीं बोला, हवा खाने से वो सब ढक के आती है यहाँ अच्छा, आने से भी। देखो, देखो अभी समझो इसको जी कि इसका मतलब क्यों होता है ये। इसका मतलब ये होता है कि उस नर्व पे दबाव आ रहा है। जी, उनका मतलब एक गुर्रा जैसा होता है ना मिठाई, वो करते करते वही उसमें वो लग गया, उसके बाद वो हो गया है। वो बचपन में खाते हैं ना गुर्रा जैसा, अरे मतलब नहीं, खेलते भी थे और। वो सही है, जी लेकिन शरीर में क्या हो रहा है उस चीज को समझिए। नर्व जी पे दबाव आ रहा है, और जी जी, नर्व पे दबाव है। कंटिन्यू, हाँ कंटिन्यू नर्व के ऊपर वो जो है ना, मतलब वो नर्व के ऊपर कंप्रेशन दबाती है वो। अब जी नर्व पे दबाव क्यों आया, मतलब बीमारी के कारण को समझिए। जी नर्व पे दबाव क्यों आया, क्यों हुआ? क्योंकि नर्व कमजोर हो गई है, जी जी तभी दबेगी ना। भी मैं जी कमजोर होऊंगा तो दबूंगा, और यदि कमजोर नहीं होऊंगा तो क्यों दबूंगा? क्यों जी क्यों कमजोर होगी? क्योंकि उसमें बी 12 की, विटामिन बी 12 की कमी होगी। क्रोनिक डिजीज हो सकती है, कोई उम्र के कारण हो सकती है। अब विटामिन बी 12 की कमी क्यों हुई? क्योंकि उसका डाइजेशन सही नहीं है, इंट्रिंसिक डाइजेशन तो फैक्टर बहुत। सही से काम नहीं कर रहा। समझ रहे हो? या फिर जी उसको जी कभी सर। ये मतलब ब्रेन में डिमाइलेशन हो सकता है। जी सर, देखने में डल जैसा लगता है उसको, तो कोई एक्टिवनेस ही नहीं है, और सुबह भी 9-10 बजे उठती है। ठीक है, तो अब सुबह 9-10 बजे उठती है, तो आप बात समझिए ना कि उसकी जी नींद डिस्टर्ब, स्लीप डिस्टर्ब, मतलब क्या बोलते हैं, रेगुलरिटी उसकी जो है वो डिस्टर्ब है। यानी जी कि जी पित्त का मतलब वो उधर जो है ना, हमें वात उसमें क्या लेके आना है, हमें उसमें चिकनापन नहीं है, वो है ना सूखी सी नर्व को स्मूथ करना है ना। जी
ना, उसका ब्लड फ्लो नॉर्मल करना है आपको। जी। ठीक है। ट्रीटमेंट तो मैंने दिया, वो जो कॉन्फ्रेंस में एक का वो था केस हिस्ट्री, उसी पे लिख दिया था। हाँ, तो अभी मतलब आप कारण समझ पाए कि नहीं समझ पाए बीमारी का? जी सर। जी जी जी, नर्व्स कमजोर, उनका डाइजेशन वीक है। हाँ, तो यानी कि आपको ब्लड फ्लो को ठीक करना है, पहले जी उसको मजबूत करना है, डाइजेशन को सही करना है। तो उसमें टॉ जी फिंगर सर। हो गया, नॉर्मल एज ए नॉर्मल हो गया, है ना, जी ऑक्सीजन जी ट्रीटमेंट जी हो गया, जी है ना, इन्फ्लामेशन भी हो सकता है उनको, या जी तो उसको ठीक करना जी सर, वो तो दे रही हो, ऑक्सीजन नहीं दिया है, अब ऑक्सीजन ऐड करना पड़ेगा। है ना। ठीक है, जी स्ट्रेस हो सकता है उसको, तो 8 मेडुला हो गया, 20 मेडुला हो गया। पता करिए नींद सही आ रही कि नहीं आ रही, नींद स्टूल का डिस्टर्ब है, पता मतलब करिए। महीने में। जी, खाना भी कम खाती है। हाँ, तो वो पहला काम है कि नर्व कमजोर है, तो यानी कि माइलिनसिस हो गया, चाहे वो ब्रेन में हुआ हो, नर्व का हो गया हो, मतलब तब ये हो रहा है। तो पहली चीज आपको उसको भरना है, जी सर। भरेगा मल्टीविटामिन न्यूट्रिशन से। ठीक है। शुरू तो में देने उस से होगा क्या सर? हाँ जी, शुरुआत में वो मल्टीविटामिन तो नहीं दे सकते नहीं ना? नहीं, मेरी बात पहले। समझिए, अरे नहीं दे जी, सकते, लेकिन देना तो पड़ेगा ना आपको, उस कारण को तो देना समझिए। पड़ेगा। जी जी सर। पहले मल्टीविटामिन का एब्जॉर्ब हो, डाइजेस्ट हो, वो उस लेवल पे तो लेके आइए पहले आप। जी सर। ठीक है, उसके डाइजेशन सही जी करिए, है ना, जी डाइजेशन सही जी सर। करिए। 1 पॉइंट सिंगल पॉइंट लीवर उसको देना ही है। ठीक है, जी, सिखा और दिया कहीं है वो, उसको। हाँ, है ना, वो आपको वो जी करना है। ठीक है, ऑक्सीजन भी देना है, और जो जी अंदर कचरा कुछ है तो वो भी निकालना है आपको। जी, ठीक है। किडनी के लिए। हाँ, ठीक है जी। कोई गांठ की जी वजह से हो रहा है तो अभी नहीं तो 1 हफ्ते बाद आपको पीहेपरिन भी देना पड़ेगा, जी सर। मल्टीविटामिन भी देना है। अभी B12 नहीं दे रहे हैं तो लेफ्ट विटामिन फॉर्मेशन तो दीजिए। विटामिन। जी ठीक है जी। तो आप जी ऐसे करके आप देंगे तो उसके कारण को देखिए, है ना, उसको जी सर। समझिए एकदम अच्छे से, तो ट्रीटमेंट अपने आप सेट हो जाएगा फिर। ठीक है सर, 1 हफ्ते ठीक बाद है जी। देने से होगा सर, हाँ हाँ, मल्टीविटामिन आप वगैरह? पूरी, हाँ, उनसे पूरी डिटेल आप लीजिए। जब पेशेंट जी से कम आपको 150 क्वेश्चन करने चाहिए, जी, यदि आप उसको एक ही बार समझना में चाह नहीं रहे हो ना, बोलती है ना सर? जी तो उससे हमें 50-100 क्वेश्चन करने चाहिए, उसका जी खा लेना जी चाहिए, और वो जी अपने जी आप ही बीमारी बता देगा। जी आप जब उससे क्वेश्चन पुटअप करेंगे ना, तो अपने आप जी ही निकल के आ जाएगी क्या हो रहा है इसको, और आपको क्या ट्रीटमेंट देना है। हम, पेशेंट आता है और जो है ना क्या करते हैं, उठाया ट्रीटमेंट दे देते हैं। जी। थैंक यू सर। ओके जी। चलिए, थैंक यू सर। बेस्ट ऑफ लक। बेस्ट ऑफ लक। ठीक है जी। बहुत टाइम थैंक हो यू गया, सर। है ना, लंबा थैंक यू खिंच सर। जाता है, अब सब आपको जाना भी होगा। चलिए, ओके, बाय।